अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आज हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं तो कल भी था लेकिन आपने डंडी मारी थी, ठीक है, इसलिए आप कहेंगे गुड मॉर्निंग दोबारा कहें। नहीं मतलब मैं कल भी कर ही दिया था, लेकिन वो तो एक और टाइप का था ना शो उस दिन, तो आज तो डिफरेंट टाइप का है। कल बेस्ट ऑफ था बाय द वे। अच्छा जी, अब एक्चुअली ऑफिशियली वो वाला वक्त आ गया है जब हम पहले कहते थे ना कि ईद के बाद देखेंगे, तो आपने जो जो देखना था ना ईद के बाद वो आज से आपको आज से तो लाजमी ही देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी वैसे तो वो वक्त आ गया था लेकिन बहुत से लोगों ने एक दिन का मार्जिन ले लिया। तो अब वो मार्जिन भी खत्म हो गया है भाई। बहुत से लोग तो पूरे हफ्ते का एक मार्जिन दे रहे हैं अपने आप को। आपको पता है ना, स्कूल तो अभी भी बंद ही हैं, तो वो भी चल रहा है। लेकिन एक चीज जो कि हमने सोचा कि आज शो का आगाज ही इससे किया जाए। देखिए, पहले ईद थी, रमजान था, फिर ईद थी, और उसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट इवेंट? द नेक्स्ट इवेंट इज ऑफ कोर्स PSL, पाकिस्तान सुपर लीग। तो उसके बारे में हमने बात करनी है, बिकॉज इट स्टार्ट्स टुमारो, राइट? It does start tomorrow. It does start tomorrow. और उसमें certainly कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। अब 2 वेन्यूज तक महदूद कर दिया गया है, शायकीन के बगैर होगा, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं इस पे certainly एक चैलेंजिंग सूरत हाल बन गई थी। एक सवाल था कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन होगा तो सही इंशाल्लाह। नहीं, आपको पता है, हमने तो कोविड के ज़माने में मतलब और जंग, रेन और शाइन, जंग के ज़माने में हम लोग कर देते होते हैं। PSL होना बड़ा ज़रूरी है, और टीवी पे देखेंगे ना सारे। बताना आपको ये था कि PSL 11 का जो एक एंथम होता है ना, नगमा, वो जारी हो गया है, वो आ गया है, वो रिलीज हो गया है। और किसने गाया? आतिफ असलम। आतिफ असलम ने ये गाना गाया, और सुनने थोड़ा सा। हाँ, नाम क्या है वैसे गाने का? इसका टाइटल है खेलेंगे बीट पे। खेलेंगे बीट पे ने अप्रूव कर दिया। आपको पता है ना कि हम बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं 2 चीज़ों के बारे में PSL के हवाले से। एक तो ट्रॉफी कैसी है और एक एंथम कैसा है। तो ट्रॉफी तो हमने खुद इधर भी आपको दिखाई, जाके खुद भी देखी। वी लव्ड इट एंड आई रियली लाइक द एंथम। This is sing-alongable. This has the vibe. It has the beat, actually, what they say. It has the beat. It has everything, every ingredient that you require for such kind of an event or such kind of an and anthem. And I like the collection of artists who are, you know, भाई दानिया कमल का बड़ा और है, और इसके अलावा साबरी सिस्टर्स की जो आवाज़ है, शो में भी थी दानिया। हाँ, तो साबरी सिस्टर्स की आवाज़ का टेक्सचर आपको पता है, हम तो उनके पहले ही इतने बड़े फ़ैन हैं, एंड दे हैव बीन ऑन आवर शो मल्टीपल टाइम्स, और एक नए अंदाज में भी नज़र आ रही हैं वो आपको इसमें। फिर आयमा बेग इज़ आयमा बेग, एंड ऑब्वियसली द ओनली सुपरस्टार ऑफ द कंट्री आतिफ असलम। अच्छा जी, चलें जी, ये तो हो गया। एंड ऑफ कोर्स अब कल से PSL शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला मैच बाय द वे होगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन, तो वो भी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं कुछ और हालात पे, और हालात भी बड़े अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार जो है उसकी तस्दीक भी की जा रही है, उस पर दुनिया बात कर रही है। जब दुनिया बात करती है और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की बात होती है, तो हमारे हमसाये में एक मुल्क है जब वहाँ पे ज़रूर ज़रा टेंशन मच जाती है, और इस मरतबा भी वही हो रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों, पाकिस्तान के सिफारती किरदार को नुमायां तौर पर सराहा भी जा रहा है, सामने भी आ रहा है। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान की सफारतकारी पर एतमाद के इशारे मिल रहे हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे शहबाज शरीफ का अपना बयान, जो अपना एक्स पर पैगाम था, वो रीपोस्ट किया है। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि इंडिया में पाकिस्तान के इस किरदार पर हमेशा की तरह आपको पता ही वावेला जो है वो मच जाता होता है, टेंशन सी उन्हें हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग मोदी हुकूमत की नाकाम सफारतकारी को ताने मिल रहे हैं। मतलब अब मोदी को भी मेरा ख्याल है माफ़ कर दो, नहीं हो पाया उससे। जंगबंदी की इन कोशिशों के सिलसिले में वाइट हाउस ने सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी है, और अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर आलमी जरीदे कह रहे हैं कि जंगबंदी के लिए मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये भी बता दें, ईरान की नुमाइंदगी मोहम्मद बाकिर कालिबाफ समेत दीगर आला हुकाम कर सकते हैं, जबकि अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का नाम लिया जा रहा है कि वो नायब सदर JD वैंस की शिरकत भी मुतवक्के बताई जा रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात की कोशिशों की तरदीद नहीं की है, मगर ये ज़रूर कहा है कि यह हसास सिफारती बातचीत है। जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता, इसे क़यास आराई ही समझा जाना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए कुछ नाम भी बताए।
5 दिन के लिए आपको पता है ना, उन्होंने ऐलान किया था कि उन्हें जो एनर्जी उनका जो सेक्टर है या उसकी तनसीबात हैं उसको ना निशाना बनाया जाए, अगर ये बातचीत इसी मुस्बत अंदाज में उनके मुताबिक चलती रही तो। वैसे देयर इज अ लॉट वी कैन से अबाउट इट, लेकिन पहले आपको खबर देंगे, उसके बाद हम अपना भी तज्जिया कर लेंगे कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, अब देखें ज़रा कि कहाँ पहुँच रही है। साथ ही आपको बता दें कि उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कहा है कि ईरान और अमरीका की जंग के खात्मे और कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे थे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर भी किया है। और दूसरी जानिब ईरानी सफारतकार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। पहले both the parties would have to agree for a dialogue, और अगर उस अग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं तो वेन्यू इस्लामाबाद मुमकिन तौर पर हो सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी। अलबत्ता ईरान अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर रहा है। तहम ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए ईरान ने 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी हैं। आयतुल्ला मुश्तबा खामेनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। कल दिलचस्प बात यह हुई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खिताब के दौरान ईरानी जंग की जिम्मेदारी अपने वजीर जंग पीट हेग्सेट पर डाल दी है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली ही माइट थ्रो हिम अंडर द बस व्हेन द टाइम कम्स। आपको पता है कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो सोचे समझे बहुत सी चीज़ें कह जाते होते हैं सदर ट्रंप, लेकिन ये उनका कहना वाज लिटरली इस तरह लग रहा था कि भाई मेरे तो एडवाइजर्स ही ऐसे हैं, मुझे तो ये सारे कह रहे थे और इसने तो सबसे पहले कहा था, इसने तो कहा था कि अब तो कर ही देना चाहिए और ये हो जाएगा। तो और ये भी बात की जा रही है कि इजराइल और ज़ाहिर है उनके हमनवा लोगों ने, उनके साथियों ने, उनके हम आवाज़, उनके हम ख्याल लोगों ने बताया था कि अगर आप सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे तो ईरान में रिजीम चेंज बस हो ही जाएगी। वो अंदाजे भी सरासर गलती साबित हुए। बेसिकली ट्रंप जिनकी बात कर रहे थे, पीट हेग्सेट की, अपनी दाएं जाने बैठे वजीर जंग से कहा कि पीट, मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम ही बोले थे और तुमने ही कहा था कि चलें आगे ये कर रहे थे। मतलब आगे से इंसान क्या कह सकता है, बट नाउ ही देखें वैसे ये क्या हो रहा है, लाइक ही वाज थ्रोइंग इट ऑल ओवर। देखें, एंड यू सेड लेट्स डू इट, मतलब कितना वैसे एक जंगों की बात हो रही होती है और कितना कैजुअल अंदाज में होती है, लेट्स डू इट एज इफ जी हम कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने, अजीबो गरीब। खैर एनीवे, साथ ही आपको बताएं कि ट्रंप के इस जुमले को गैर मुल्की मीडिया बहुत नुमायां तौर पर नशर कर रहा है। और उधर ये भी बताएं कि तेहरान और इस्फहान में धमाके सुने गए। ईरान पर अमेरिका और ईरान के हमलों का सिलसिला जो है कल भी जारी रहा है। और तबरेज़ में क्या हुआ? तबरेज़ शहर में 6 अफराद शहीद हुए हैं। हमले के नतीजे में 9 ज़ख्मी हुए हैं। इस्फहान में गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ है। जनूब मगरबी ईरान के खुरमशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। इजरायली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम है। इजराइल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी जारहियत जारी रखते हुए कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई हैं और जवाब में हिजबुल्लाह भी इजरायली अहदाफ को निशाना बना रहा है। सो दोनों फ्रंट्स वहाँ भी खुले हुए हैं। ये एक और चीज़ भी इधर कहनी थी कि ईरान का तो हाल हम देख ही रहे हैं जो किया जा रहा है, लेकिन साथ लेबनान का भी हाल बहुत ही बुरा है। मतलब वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो गया। खैर एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट इट। और ख़ास तौर पे ये ज़रा डायलॉग होगा, मीटिंग्स होंगी नहीं होंगी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होंगी कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर हैं। एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। अब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें जो हो रही हैं, अब तो वाइट हाउस ने भी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्तों की तस्दीक कर दी है। कहा यही जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर समेत दीगर अहम ओहदेदार जो हैं वो इस्लामाबाद आ सकते हैं। अमरीकी और दीगर आलमी मीडिया भी ऑब्वियसली यही खबर दे रहे हैं कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का किरदार जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। अगर वाकई जंग बंदी जो है वो हो जाती है तो इसे पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी समझेंगी और इसका क्रेडिट किसको जाएगा आपके ख्याल में? यकीनन ये एक बहुत ही अहम सिफारती डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान, लगता यही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो कि वो इजिप्ट और मिस्र और टर्की के साथ मिल के कर रहा है, उससे अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर तो वाकई ये हम कह सकते हैं कि शायद
और ये बहुत बड़ा शायद है, बिग इफ, जो सूरत हाल है वो शायद एक सीज फायर की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी कबल उस वक्त है ये कहना कि ये मुज़ाकरात हो भी सकते हैं, और ये कि उसका वेन्यू क्या होगा, यानी कि कहाँ वो हो सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि इस्लामाबाद में वो खुशी से होस्ट करेंगे इस किस्म के टॉक्स को, लेकिन अभी मालूम नहीं है। देखिए, ईरान की तरफ से अभी भी जो उनकी डिक्लेरेटरी या फॉर्मल पोजीशन है, तो वो तो यही है ना कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ना ही जो सदर ट्रंप ने क्लेम किया था कि वो कांटेक्ट में है और बातचीत कर रहे हैं ईरान से, उसकी तो ईरान ने फ्लैट डिनाइल दी है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं समझती हूँ, जिसको फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, यानी कि खासी इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि फॉर्मल पोजीशन कुछ होती है और ऑपरेशनल जो कॉन्डक्ट होता है एक मुल्क का वो और होता है। तो अगर तो ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं चाहे कहीं भी हो, और जिसमें कि पाकिस्तान का एक सफारती रोल रहता है, चाहे वो और मुल्कों के साथ हो चाहे अलग से हो, तो फिर जाहिर है ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी होगी। लेट्स सी क्या होता है। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने 5 दिन के लिए ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मुलतवी किए हैं। इसे जंगबंदी की तरफ मुस्बत कदम भी समझा जा रहा है, लेकिन आज भी दोनों अतराफ से हमले जारी रहे। अब यहाँ तक कि ईरान अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ भी मिसाइल फायर कर ही रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, बराह रास्त नहीं हो रहे हैं। ईरान की तरफ से आपको क्या लगता है, ये जो स्टांस रखा गया है, या यूँ कह लीजिए कि नरमी नहीं दिखाई जा रही, ये क्यों है? क्या वाकई ईरान अब भी समझ रहा है कि वो बेहतर पोजीशन में आ गया है इस जंग में, और इसके इजराइल या खलीजी मुल्कों पर हमलों की पॉलिसी से अमेरिका पर मजीद दबाव आएगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, नुकसान तो सबका हो रहा है इस जंग में, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन सारा फोकस या सारा ओनस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो ईरान पे तो नहीं डाल सकते ना। ईरान ने तो ये जंग नहीं शुरू की थी, अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी। और फिर ये कि इसके बावजूद कि सदर ट्रंप ने कहा है कि 5 दिन का पॉज होगा, जो कुछ टारगेट्स हैं उस पर पावर प्लांट्स वगैरह जो हैं उस पर वो हमला नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल के शदीद हमले हुए हैं। उन्होंने तेहरान पे हमला किया, इस्फहान पे हमला किया। तो इस सूरत हाल में जाहिर है ईरान के पास तो कोई चॉइस नहीं बचती कि फिर वो भी अपना जो रिटेलिएटरी यानी कि जवाबी कार्रवाई जो उनकी है उसको वो जारी रखें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मैं समझती हूँ बैनुल अक़वामी सतह पे ओपिनियन पाई जाती है, वो तो यही है कि किसी न किसी तरह से इस जंग का खात्मा होना चाहिए। इसलिए कि अगर ये तवील जंग चलती है और बहुत ही लंबे अरसे के लिए चलती है, तो फिर सबको नुकसान होगा। ईरान भी सफ़र करेगा, उस पर भी बहुत सारी तकलीफ आएगी। जीसीसी के मुल्क, पाकिस्तान विल सफ़र ऑल्सो। तेल की कीमत देखें, कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती है, इसलिए कि ट्रंप जब कहता है कि जी मुज़ाकरात होने शुरू हो गए हैं, तो तेल की कीमत नीचे आ जाती है। जब मार्केट्स देखती हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और जंग जारी है, तो वो तेल की कीमत चढ़ जाती है। तो ये तो बहुत ही डैमेजिंग है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क के लिए नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ऑलरेडी इसने शेकअप कर दिया है ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जाहिर है कोशिश जो इस वक्त जारी है, सफारती कोशिशें जो जारी है बिहाइंड द सीन्स, मैं समझती हूँ बहुत अहम है कि जल्द अज जल्द अगर ये जंग ख़त्म हो सकती है, तो इसमें तो मैं समझती हूँ सबका फ़ायदा है। एब्सोल्युटली सबका फ़ायदा है, और इट हैज़ गॉन ऑन टू लॉन्ग एनीवे। शायद अमेरिका तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए 15 नुकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। आपके ख्याल में इसमें मुमकिना तौर पर क्या अहम नुकात हो सकते हैं? 2-4 नुकात जो आप समझ रही हों कि अमेरिका ईरान से ज़रूर मनवाना चाहेगा। उसके अलावा ईरान के भी ऑब्वियसली कुछ डिमांड्स हैं, अगर वो सीज़ फायर करते हैं तो उनके भी बहुत कुछ है। ख़ास तौर पे अपना हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद की शर्त भी रखी है, और अमेरिका बल्कि खलीजी ममालिक क्या इस पर राज़ी हो जाएंगे कि अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान ही के पास रहे, या उसमें भी कुछ तब्दीली आ सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही कबल अज़ वक्त है कहना कि जी
अगर कोई मुज़ाकरात हुए भी हैं, चाहे इनफॉर्मल हुए हैं, चाहे बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल के जरिए हुए हैं, तो उसमें क्या क्या जो है नुक्ते मुज़ाकरात के लिए क्या क्या पेश हुए हैं दोनों साइड से। ये सारी इस वक्त मीडिया में सख्त किस्म की इंटेंस स्पेकुलेशन चल रही है, तो उसमें तो हमारा जाना आई थिंक इस वक्त, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कबल उस वक्त होगा। लेकिन हमें ये तो मालूम है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसको अमेरिका ने फिर ब्रेक ऑफ करके हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलके, जो ओमान मीडिएट कर रहा था, तो उसमें तो बहुत ही क्लियर चीज़ें थी कि अमेरिका की जो डिमांड थी वो थी कि ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट करे और न्यूक्लियर इशू के हवाले से, और वो चाहते थे कि इस एजेंडा में ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी शामिल हो, उसमें भी मुज़ाकरात होने चाहिए। और ये कि ईरान के जो एलाइज हैं खित्ते में, यानी कि हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूथीज हो गए, तो उन पे भी बातचीत होनी चाहिए। तो जो लास्ट 2 आइटम्स हैं वो तो ईरान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ बात करेंगे न्यूक्लियर इशू पे, न्यूक्लियर जो मुज़ाकरात पहले भी हुए थे और अब भी। और उस पे लगता ये है ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि डी बहुत ही करीब थी, जिसमें कि ईरान ने काफ़ी सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर कंसेशंस किए थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया सदर ट्रंप सीरियस है इस दफ़ा? देखिए 2 दफ़ा तो आपने देखा ही है कि उसने क्या किया। मुज़ाकरात हो रहे थे और उनके बिल्कुल दरमियान में हमला शुरू कर दिया ईरान पे। तो अब अगर तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि कोई इम्कान है मुज़ाकरात का, तो सवाल तो अभी भी वही है कि आया सदर ट्रंप इसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, तेल की कीमत को नीचे लाने के लिए, या वो संगीन है या वो सीरियस है। तो मैं समझती हूँ ये सवाल ज़्यादा अहम है इस जंक्चर पे, ना कि जी वो क्या तफसीलात हैं और उसमें कौन सी डिमांड है जो वो पूरी करेंगे। लेकिन जो चीज़ साफ जाहिर है वो ये है कि ईरान गारंटी चाहेगा कि फिर से हमला ना हो ईरान पे अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से। तो फिर सवाल ये भी फिर पैदा होता है कि आया अमेरिका तैयार है इस किस्म की गारंटी देने को, और उस गारंटी को कौन गारंटी करेगा, अगर मैं इस तरह से उसको बयान कर सकूं, हु विल बी द गारंटर ऑफ सच एन एग्रीमेंट। ये भी मेरा ख्याल है इट्स अनआंसर्ड क्वेश्चन। बहुत ज़बरदस्त ये बात है कि गारंटर भी कोई होना चाहिए ना, वरना गारंटियां तो हर कोई देने को तैयार है। डॉक्टर साहब कोई भी देने को तैयार नहीं है। यस दैट टू, कौन मानेगा। वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन। आप सही कह रही हैं, कबल वक्त है ये सारी बातें करना। हाउएवर वी विल स्टिल हैव अनदर पर्सपेक्टिव। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। देखिए वहाँ से अगर यहाँ पहुँचे हैं जहाँ मुज़ाकरात की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हमलों को महदूद करने की बात हो रही है, सालिसी की बात हो रही है, सो यू नो देयर हैज बीन सम डेवलपमेंट और मोर देन सम डेवलपमेंट इन द बैकग्राउंड। बैक चैनल राब्ते तो चल ही रहे थे, अब जरा वो सामने उभर के आ रहे हैं, सो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ऑल आइज ऑन पाकिस्तान 2, और इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। हाँ अच्छा ये सुनिए आप, DSP सैयद एहसन जुल्फ़िकार पीर को कराची में दौरान इलाज ज़िंदगी की बाजी हार गए। नमाज जनाजा के बाद पुलिस अफसरान नतीजे से सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इन्हें सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम DSP पिछले साल 8 फरवरी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान के बंगले पर छापे के दौरान मुलजिम की फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए थे। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि DSP की वफात के बाद एक बार ये केस जो है वो दोबारा मंजर आम पर आ गया, और आई जाना चाहिए था। लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्ज़िम अरमगान जो है उसके खिलाफ केस अब तक कहाँ पहुँचा है। और बाय द वे ये याद दिला दें आपको कि अरमगान पर इल्ज़ाम था कि उसने मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान को अगवा करके जिंदा जला दिया था। फिर आपको याद है ना कि गाड़ी कहाँ से मिली थी, और गाड़ी को भी आग लगी हुई थी और डिक्की में से उसकी बॉडी मिली थी। पुलिस ने बाद में बलोचिस्तान के इलाके बाय द वे वहाँ से ये वो मनाजिर भी आपको दिखा दें, उसकी झुलसी हुई मुस्तफ़ा की बॉडी इस गाड़ी से बरामद की गई थी। We really need to know कि एक्चुअली ये केस जो है ये कहाँ तक पहुँचा है। DSP साहब की मौत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की संगीनी को सर्टनली और बढ़ा दिया है, और आजीसन जावेद आलम ओडो का कहना है कि मरहूम DSP का कहना है कि इस केस में अब मजीद मुकदमा भी एक दर्ज होगा और तो एक और कत्ल का नई दफात भी लगेंगी। सो इस पे देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि जाहिर है
वो भी असर और रसूख तो रखता ही था। काशिफ मुश्ताक साथ ही मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। काशिफ, एक तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू नो द अपडेट, क्योंकि ये इतना कोई भी केस मंजर आम पे तो ऑब्वियसली उस वक्त था, उसके बाद बिल्कुल खामोशी होगी। और अब एक और भी कत्ल का केस जो बनता तो है उस पे, क्योंकि डीएसपी की वफात के बाद एंड ही वाज शॉट बाय हिम। बताएं जरा क्या अपडेट्स हैं। उमा अब्दुल्ला, ये केस कम पेश 1 साल से ऊपर हो गया है और 31 दिसंबर 2024 को जो है वो एक झगड़ा होता है। 2 जनवरी 2025 को जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की प्लानिंग होती है। 7 जनवरी को इसे अगवा किया जाता है और 11 जनवरी को जो है वो इसे हब चौकी के करीब ले जाके डंप किया जाता है। ये कहानी वहां से शुरू होती है और फिर 8 फरवरी 2025 को जो है वो जब इस केस का क्लू मिलता है और मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल की लोकेशन मिलती है, तो पुलिस की टीम की जानिब से डिफेंस में खयाबान मोमिन में एक घर पर छापामार कार्रवाई की जाती है, जो अरमुगान नामी मुलजिम के घर होता है। और वहां से एक मुकाबला होता है, जदीद असले से फायरिंग होती है और उसी में जो है वो ये डीएसपी जख्मी होता है। 2 रोज कबल जो डीएसपी एहसन जुल्फकार हैं वो दौरान इलाज दम तोड़ जाते हैं। 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है ये अस्पताल में जेरे इलाज थे। ताहम इस केस की अपडेट अब तक ये है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। ना सिर्फ जो इस कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, बल्कि साथ साथ जो गैर कानूनी एक कॉल सेंटर और सो कॉल्ड जो है वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो है वो एक प्लानिंग के तहत एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाया जा रहा था, उसकी तफ्तीश की जा रही है। बल्कि इस घर से जो गाड़ियां मिली, जो दीगर चीजें मिली है, उसकी भी तफ्तीश जारी है। काशिफ, सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ जी, आप अपडेट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन गाड़ियां भी मिली, तफ्तीश भी हो रही है, कॉल सेंटर भी चल रहा था, कत्ल भी हो गया, क्या तफ्तीश है? मतलब इतनी देर क्यों लग रही है? ये जब ये केस आया था सामने, उसके बाद कुछ महीनों हम इसकी बात भी करते रहे, इट सीम लाइक इट वाज ओपन एंड शट। मतलब वो अपने घर में अरमगान खड़ा हुआ अपने बंदों के साथ फायरिंग कर रहा है पुलिस पे। सीसीटीवी कैमरे, कारपेट से खून के नमूने, धब्बे, सब मिली, कुछ उसमें खातून भी इन्वॉल्व थी, मतलब सब कुछ सामने आ गया था। तो ये क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है? देखिए बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ऐसे ये इसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर एतराफ़ जुर्म भी किया गया और ना सिर्फ मुल्जिम की जानिब से बल्कि इसमें कि इसका साथी भी शिराज नामी इन्वॉल्व था, उसे भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया शाह फैसल कॉलोनी से। देखिए जो मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली है उससे हमारी वक्तन राब्ता रहता है और उनकी जानिब से सिर्फ एक कंसर्न है कि अगर इस कत्ल केस के हवाले से जो मुल्जिम है उसकी जानिब से एतराफ़ किया गया है तो उनकी तफ्तीश वहीं तक होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ना सिर्फ पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है बल्कि एफआईए को आपको मालूम है कि माजी में जो है ये केस सौंपा गया और एफआईए भी जो है इस पे तफ्तीश कर रही है। तो जो मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना है उनकी जानिब से कहा जाता है कि इस केस को डाइवर्ट किया गया, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई। जो असल कंसर्न था उनका कि वो इस केस को जो है कत्ल के हवाले से फॉलो करना चाहते हैं और इसी को जो है वो परसू कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है वो बैकफुट पे ले जाया गया। लेकिन अब जो डीएसपी इंतकाल कर गए हैं और इस हवाले से जो है वो तफ्तीश आगे होनी चाहिए और इसका एक और मुकदमा भी होना चाहिए जिसमें 302 की सेक्शन जो है वो शामिल होनी चाहिए। तो ये भी अब फैमिली का मुतालबा है और फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस को चाहिए कि एक और मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे कि आपने बताया कि तो की जानिब से भी पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? अब डीएसपी एहसन की मौत का मुकदमा भी दर्ज होगा? बिल्कुल, लेकिन इससे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चूंकि ये कहा जाता है कि जो डीएसपी एहसन जुल्फकार हैं उन्हें जो है वो टांग पर गोली लगी थी और उसके बाद एक जख्म हो गया था और वो जख्म एक काफी अरसे से जो है वो उस जख्म के लिए जेरे इलाज थे अस्पताल के अंदर। तो उस हवाले से जो है वो तफ्तीश जारी है और उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुल्जिम के खिलाफ ही होना चाहिए। चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी उसमें एहसन जुल्फकार को जब गोली लगी तो वो उस घर के अंदर से जो है वो उसके सहन तक जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं और तमाम तर चीजें वाजे हैं। इस हवाले से जो आला अफसरान है उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो ये घर के अंदर छापामार कार्रवाई की गई थी इसमें जो इलाकाई पुलिस है या फिर जो एसएसपी या डीआईजी लेवल के अफसरान हैं उन्हें जो है वो साउथ जोन के उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये अनप्लान जो है वो रेड की गई
और जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। तो इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और साथ साथ काशिफ, आपकी भी बातों से ये लग रहा है और साल गुजर गया इस सारे को, ये अननेसेसरीली खिंच रहा है केस। और जो मुस्तफ़ा आमिर है उसकी फैमिली परहैप्स राइटली ये कहती है कि भाई जो कत्ल का केस था जिसमें उनका बच्चा जिसको जला दिया गया उसकी बॉडी मिली, उसको तो पहले कंप्लीट करो। और ऐसा हमने इन द पास देखा भी है, कोई एक शख्स या कोई एक एंटिटी हो जिसके अगेंस्ट बहुत से केसेस हो तो एक एक करके उनको निपटाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारों को इकट्ठा ही किया जाए। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक चीज़ तो प्रूव कर दी, उसने एडमिट भी कर दिया, उसने कन्फेस भी कर दिया, उसकी सजा तो बनती है। बाकी आप इन्वेस्टिगेट करते रहे। ये वो डंडा है जिससे इसने मार मार के कत्ल किया जी, था। वो वैसे हम दिखा रहे हैं। तो काशिफ, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जब एक चीज तो करे ना, एक ही केस में बहुत से और इन्वॉल्व है। और इसमें तो पता क्या पुलिस की कारकर्दगी का इशू होता है। पुलिस ने तो इस केस में काफी चीजें शुरू में ही बरामद कर ली थी, सब कुछ हो गया था और इसका कन्फेशन और केस भी मजबूत था। तो फिर अब तक लोअर केस में किस स्टेज पे पहुंचे हैं केस? देखिए, इस केस के हवाले से बिल्कुल चीजें क्लियर है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर मुस्तफा आमिर के मोबाइल की लोकेशन तक हर चीज बिल्कुल ओपन एंड चैट है। और तमाम तर चीजों के हवाले से जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन साथ साथ जैसे ही क्लू खुलते गए, केसेस मजीद होते गए। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें ये कहा जाता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के जरिए जो है वो तमाम तर चीजों को डेवलप किया जाता था और जो पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो हेर फेर की जाती थी। इस हवाले से केस हुआ। फिर एफआईए की जानिब से गाड़ियों के हवाले से जो है वो छानबीन की गई। सॉफ्टवेयर हाउस से मुख्तलिफ लैपटॉप्स उठाए गए, उनकी छानबीन की गई। जब ये तमाम तर चीजों के हवाले से तफ्तीश आगे बढ़ी तो फैमिली की जानिब से उसी वक्त जो है वो कंसर्न जाहिर किया गया था। वो कंसर्न आज तक यही चल रहा है कि जो मुस्तफा आमिर का कत्ल है उस हवाले से चीजें दब गई हैं। उस हवाले से जो शवाहिद सामने आए थे उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो जो पुलिस के अफसरान हैं या फिर जो तफ्तीशी टीम है वो उसे जो है वो कंसर्न नहीं कर रही है। अब फैमिली की तो पुलिस की कमान भी तब्दील हो गई है। एफआईए ने तो जाहिर है कत्ल केस को परसू करना नहीं था। अब जो पुलिस ने अदरवाइज अपनी रवायती तफ्तीश में कत्ल केस को परसू करना है। आपको लगता है कि इस इंतकाल के बाद चीजें जरा दोबारा चूंकि लाइमलाइट में आई हैं, सो वी शुड एक्सपेक्ट सम प्रोग्रेस नाउ, या फिर एक और एक साल लग जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली इसी तरह हमने पूरा पिछला साल भी देखा है, बात तो बिल्कुल दब गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस केस के अंदर चीजें दोबारा दब गई और जो फैमिली है या जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है उनकी जानिब से कहा जाता है कि जैसे ही एसएफ जुल्फिकार का अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है जो कि कत्ल की दिफात के तहत और अरमुगान के खिलाफ होता है तो दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चलिए, लेकिन अब तक होता है कि नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, थैंक यू फॉर योर टाइम। हियर इट नीड्स टू बी सेड, क्यों मतलब एक चीज है वो खुद कन्फेशन अगर दे चुका है, क्यों अजियत में डाला हुआ है उसकी फैमिली को? करें, एक का फैसला तो देना, वो तो जेल में ही होगा, बाकी आप इन्वेस्टिगेट करते रहें। उसके बाद अगर वो भी प्रूव होते हैं तो उसका भी उसको सजा मिलनी चाहिए, बट एक एक करके कर दें। अच्छा, सॉरी अब्दुल्ला, देन इट क्रिएट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द जस्टिस सिस्टम। आपको पता है कि फिर जब इतनी डिले चीजें होती हैं तो फिर आम आवाम जो है वो यही करती है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एट द सेम टाइम जस्टिस हरीड भी नहीं हो सकता। सो लेट्स सी क्या होता है। हम इस केस के बारे में, पेशरफ्त के बारे में आपको अपडेटेड रखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द जंग एंड सालिसी एंड मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का किरदार, एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा रहे हैं, बहुत शुक्रिया हैं आपका एजाज साहब वक्त दिया। एजाज साहब, इस वक्त कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे अहम ममालिक जंग से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अब ऐसे में जंगबंदी की कोशिशों की भी खबरें आ रही हैं और इनमें नुमायां तौर पर पाकिस्तान का नाम आया। अमेरिका की पाकिस्तानी शख्सियात पर इन्हिसार करने या एतबार जो अब किया जा रहा है, क्या लगता है ये जो चेंज डायनामिक्स बिटवीन US पाकिस्तान रिलेशनशिप है, इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने तमाम पार्टीज़ जो इस कॉन्फ्लिक्ट की हैं उन सब के साथ अपने रास्ते दरवाजे खुले रखे हैं। आप देखें, ईरान के तो ये सब खिलाफ हुए हैं इस वक्त, अमेरिका, इसराइल, खलीजी रियासतें, लेकिन पाकिस्तान ने तो ईरान के ऊपर भी जब जो जहरियत हुई उसकी भी हमने मजम्मत की। और आपको याद है ये हमारा मुसलसल स्टांस रहा है कि जहरियत किसी तरफ भी नहीं होनी चाहिए। तो पिछले साल जून में भी जब इनके ऊपर हुई थी तो पाकिस्तान ने उसकी भी कंडेमनेशन मजम्मत की थी। तो आपको याद होगा कि उनके पार्लियामेंट में तशक्कुर के
नारे लगे थे। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा एक ट्वीट किया पाकिस्तान की सताइश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ लिया है। दूसरी तरफ खलीजी रियासतों के अंदर खुसूसन सऊदी अरब के साथ तो हमारा एग्रीमेंट है, मुसलसल राब्ते में है। हम बार बार ईरान को भी कह रहे हैं कि आप सऊदी अरब पे हमला ना करें, और सऊदी अरब पे भी कह रहे हैं कि किसी तरीके से आपके यहाँ से अड्डे अगर उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, अमेरिका के साथ तो हमारी पिछले साल मई 2025 से एक अच्छी इक्वेशन बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त भी देख लिया था, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देख लिया था कि पाकिस्तान की एक अच्छी मजबूत दिफाई कुव्वत है, और उसने उसका उस जंग में मुजाहरा भी किया। ना सिर्फ ये किया बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी यानी एक लिहाज से एतमाद में लेके उनका जो किरदार था उसको सराहा, जो भारत ना कर सका। उस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना जो कद काठ है, अपना डिप्लोमेटिक कद काठ प्रोफाइल ऊंचा किया है। तो चुनांचे पाकिस्तान ऐसा कि काम अगर पाकिस्तान को कहा जाता है तो पाकिस्तान यकीनन ऐसा काम करना भी चाहेगा, क्योंकि खित्ते में जो अमन की जो कोशिश है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं हो सकता। और ख़ुद भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है जब से तेल और गैस की फराहमी भी ज़रा डिसरप्ट हुई है और उनकी कीमतें भी चढ़ना शुरू हुई है। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि उस तरह का फसाद और अफरा तफरी ना फैले जिस तरह का इस जंग के तसलसल से हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक और कंसर्न भी है एजाज साहब, सब जानते हैं कि इजराइल इस जंगबंदी के ख़िलाफ़ है, यही वजह है कि वो ईरान पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। तो इस बात का कितना इम्कान है कि इजराइल जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों को ख़राब कर सकता है? क्योंकि हमारे जहन में तो ये इम्कान आता है, और जंगबंदी के बाद भी कौन सा वो रुकते हैं गजा में, हमने ये देखा है। कर सकता है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखें, उन्होंने जब अरामको पे हमला किया तो ये शक डालने की कोशिश की कि सऊदी अरब के तेल की तनसीबात पे ईरान हमला कर रहा है। फिर उन्होंने तुर्की को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, फिर उन्होंने आज़रबाईजान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और आज की खबर है कि डीगो गार्शिया पे जो 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से, वो भी उन्होंने भेजा था मिसाइल, ईरान में नहीं। तो गोया इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये जंग ऐसी लगे जिसमें अमेरिका की मदद से वो उसको कामयाबी मिली। गोया वो चाहेगा कि अमेरिका उसकी जंग लड़े, और साथ ही साथ वो ये चाहेगा कि ईरान और खलीजी रियासतें आपस में लड़कर एक दूसरे को इतना कमज़ोर कर दें कि इसराइल इस इलाके की सबसे ज़्यादा बालादस्त कुव्वत बन के निकले, और फिर वो अपना जो ख्वाब है देरीना कि हम इसकी एक ग्रेटर इसराइल बनाए। तो चुनांचे इसराइल तो बिल्कुल कोशिश करेगा सैबोटाज करने की, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर अब इसकी जिस तरह महसूस हो रहा है वहाँ पे लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो पेन है, उसके खिलाफ अब आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ से, और इसलिए अमेरिका मेरे ख्याल में कोशिश करेगा कि इसमें कोई ना कोई समझौता हो जाए और इसराइल को रोकने की भी। इसराइल भी देखिए, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं है, वो उसकी कोई ऐसी कुव्वत ऐसी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबोते पर चीखता दहाड़ता है, अदरवाइज मेरा ख्याल में वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर अमेरिका कम अज़ कम इसमें मुखलिस हुआ तो मुझे यकीन है कि इसराइल ज्यादा देर उसको नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी कोशिश बहरहाल करेगा बहुत ज्यादा। जी अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि अगर ईरान से पाबंदियां हट जाती हैं तो खत्ते पर इसके माशी असरात क्या होंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए भी बताएं कि क्या अमेरिका आज के हालात में ईरान पर मुस्तकिल पाबंदियां ख़त्म करने पर राज़ी हो जाएगा? देखिए, अगर तो ये पाबंदियां खत्म होती हैं ईरान से, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर सबसे ज्यादा नहीं तो उन मुल्कों में होगा जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं, और हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बड़ा पुराना मंसूबा इल्तवा में हुआ है पड़ा है, क्योंकि इन मुआशी पाबंदियों की वजह से कोई कंपनी नहीं आती थी। आपको याद होगा एक बार ये एक कोई कंपनी, मेरे ख्याल चीनी कंपनी आई थी, वो भी नहीं कर सकी क्योंकि सारी कंपनीज को अपने ऊपर अमरीकी पाबंदियों का खतरा था। लेकिन अगर पाबंदियां उठ जाती हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को बड़ी तेज़ी से ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि उससे हमें हमारा जो ये इस लिहाज से जो हमारी मुश्किलात थी वो दूर हो सकती हैं। दूसरा ये कि क्या ये पाबंदियां उठाने पे अमेरिका राज़ी हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो तुरप का पत्ता हाथ में आया है ईरान के, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना।
गोया अगर आप ये चाहते हैं कि उसको खोला जाए तो वो अमेरिका से कहेंगे कि आप पाबंदियां उठाएं तो मैं इसको खोलता हूं। तो मेरे ख्याल में ये अब एक लिहाज से अमेरिका के लिए भी अब सौदेबाजी का वक्त आया है कि अच्छा जी, पाबंदियां शायद इसलिए हटानी पड़े कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता चाहिए। बाकी वो डिमांड्स तो कर रहे हैं, ईरानी भी बहुत सारी डिमांड्स कर रहे हैं, अमरीकी भी कर रहे हैं कि जी आप ये सारा यूरेनियम हमें उठा के दे दे। रूस ने कहा ये हमें दे दे। मेरा नहीं ख्याल ईरान किसी को ये यूरेनियम अब देना चाहेगा, और वो इस वक्त किसी हद तक मजबूत पोजीशन में आ गया है, क्योंकि लगता है कि अमेरिका ने भी जो बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि थोड़ी सी बातचीत की जाए, इसका मतलब ये हुआ है कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए और जो उनके इंटरसेप्टर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, शायद उन्होंने उसको पैदा करना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से एक ओपनिंग सी आई है, और अगर अमेरिका इस बात पे तैयार हो जाए और ये कोई समझौता हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना वर्सेस माशी पाबंदियां हटना, तो ये बहुत अच्छा होगा दुनिया के लिए भी और सबके लिए। जी शुक्रिया आपका एजाज साहब। एवरीथिंग रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली होगा क्या, ये मुज़ाकरात होंगे भी कि नहीं होंगे। बहुत जल्दी मतलब क्विकली एज वी स्पीक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं। वैसे बहुत प्रेशर है अमेरिका पे भी बाय द एलाइज एंड बाय यूरोपियन नेशंस एज वेल, एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ द ऑयल प्राइसेस एज वेल। बात करना बहुत जरूरी क्या चल रहा है मौसम के साथ मामला? चल रहे हैं मौसम में, बाय द वे या हर जगह ही लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मतलब एक तूफान तो आया ही था रमजान में, उसके बाद ईद वाले दिन भी हमने बारिश देखी, उसके बाद भी मौसम जरा बेहतर ही है, सुहाना ही है, ठंडा ही है। जब लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह वहाँ सब कुछ मौसम बदलता है तो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन जब कराची में मौसम जरा बेहतर होता है या बारिश होती है ना, दैट मेक्स न्यूज़। तो कराची में जी लग रहा है कि मौसम रहेगा इस किस्म का, और समझ नहीं आ रहा है, दिन में जरा एसी की भी जरूरत महसूस होती है, फिर रात पे जरा हल्के पंखे हो जाते हैं, मौसमी हालात इशारा कर रहे हैं कि खैर खुशगवारी है निस्बतन, और ओवरऑल इट इज प्लेजेंट। सो बादल जो है ना वो रुख कर रहे हैं कराची का, और खास तौर पर शाम के औकात में आज कराची में आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अब ये ना हमें पकड़ ना लेना, अगर नहीं हुई या अगर हो गई हो सकती है, ये कहा जा रहा है। कुछ इलाकों में आलाबारी की भी मुतवक्के है। हाँ जी, तवक्को जाहिर की जा रही है। कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते, वो तो आपको पता ही है। और आज से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होने का भी इम्कान है, जिसके तहत कराची में आज और कल दोनों दिन बारिश हो सकती है। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करें। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, भी हमने ज़रा बेहतर मौसम में ही देखी, बारिश भी होती रही, ठंडी हवाएँ भी चलती रहीं, ये जो आज बारिश की प्रेडिक्शन है या फोरकास्ट है, ये क्या है सर, कितनी है? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, आज तो सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान था अर्ली मॉर्निंग में, जो कि नहीं हो सकी, और अभी तो इस वक्त करंटली अगर हम स्काइज देखें तो वो मोस्टली क्लियर हैं। अगले 2-3 घंटों में जो है वो सूरज ही नजर आएगा, ताहम उसके बाद फिर एक मरतबा कराची के स्काइज जो हैं वो पार्टली क्लाउडी टू क्लाउडी हो जाएंगे। तो आज एज सच कोई बारिश के इम्कानात नहीं है, ताहम आने वाले कल के रोज़ यानी 26 तारीख को कराची में, पूरे कराची में नहीं, ताहम जो कराची के आउटस्कर्ट्स होंगे, नॉर्थ वेस्टर्न, नदरन या ईस्टर्न साइड्स पर हमें कुछ बारिश नज़र आ रही है। ये भी लाइट टू मॉडरेट बारिश होगी, ताहम इसके साथ जो है वो तेज़ हवाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये हवाएं पिछले इवेंट की तरह विगरस नहीं होंगी, ताहम फिर भी तेज़ हवाएं ज़रूर होंगी। एक्सपेक्टेड होगा कि 45 से 50 या 60 किलोमीटर फी घंटा तक हवाएं हो सकती हैं। ताहम जो 28-29 वाला इवेंट नज़र आ रहा है, उसमें हम इस बात की तवक्को करेंगे कि एक अच्छा बारिश का स्पेल, तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ, जिसमें हेल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं कि वीकेंड को 28-29 जो कि सैटरडे संडे टाइप बनता है, तब हम ज़्यादा हेल और बारिश जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि जो मौजूदा सिलसिला है इसमें 27 तारीख के बाद जो है ना इंटेंसिटी गेन नज़र आ रहा है। अभी जो करंटली जो सिचुएशन है उसमें वो इंटेंसिटी नहीं है जो कि पहले थी या आने वाले टाइम में होगी। अच्छा अंजुम साहब, ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज हर साल तो हम इस तरह मौसम नहीं देखते, या फिर हम मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में ये बारिशें नहीं देखते यूजुअली। तो व्हाट्स हैपनिंग नाउ? देखिए, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल हमारा फरवरी काफ़ी गर्म रहा। जो हमारे टेम्परेचर्स थे वो एवरेज से ज़्यादा रहे। फिर स्टार्ट ऑफ मार्च भी जो है वो हमारा काफ़ी गर्म हमने देखा, 38 तक हमने कराची में टेम्परेचर्स देखे। उसके साथ साथ जो हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जिसको हम एनसो कहते हैं, तो वो अपने न्यूट्रल फेज में है। एनसो जो अक्सर मैंने आपके साथ जिक्र भी किया है कि जो
इक्वेटोरियल पैसिफिक के जो सी सरफेस टेम्परेचर्स होते हैं उसको हम एनसो कहते हैं। अगर वो एवरेज से कम हो, मामूल से कम हो, तो उसको हम लानीना कहते हैं, और अगर वो एवरेज से ज्यादा हो तो उसको हम अल्नीनो कहते हैं। तो इस वक्त वो न्यूट्रल फेज में है। तो जब न्यूट्रल फेज में होते हैं तो हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मोस्टली ये जो बारिशें हैं ये हम पाकिस्तान में जनवरी, फरवरी या मार्च के आगाज में देखते हैं, जो कि थोड़ी सी डिले हैं और हमें मार्च और अप्रैल में नजर आ रही है। अच्छा, अब ये बताइएगा, मार्च और अप्रैल में नजर आ रही हैं, हेलस्टॉर्म की आपने बात की, 28-29 में यालाबारी भी आपने कहा हो सकती है। यालाबारी होती है ना तो नुकसानात का भी खदशा होता है, जैसे इस्लामाबाद में हमने विजुअल्स देखे हैं। अब इस तरह की यालाबारी हो रही है कि वो अगर आप खड़े हो तो आपको ज़ख्मी कर देगी, आपके अमलाक को नुकसान पहुंचाएगी, सोलर प्लेटें, गाड़ियाँ। तो यहाँ किस नौयत की यालाबारी एक्सपेक्टेड है, सो दैट पीपल शुड ऑलरेडी टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स? देखिए, ये डिपेंड करता है डिफरेंट एरियाज के ऊपर, और ये सबसे मुश्किल काम होता है कि वेल बिफोर जो है आप हेल स्टॉर्म को प्रिडिक्ट कर सके। ये मोस्टली जब डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड होती है तो उसमें हम नाउ कास्टिंग में बता सकते हैं कि हेल स्टॉर्म हो सकता है और वो कितना साइज का हो सकता है। उससे पहले इसको बताना काफ़ी मुश्किल काम है। दुनिया भर में यही सूरत हाल होती है कि बता दिया जाता है लेकिन साइज का बताना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि अरब कंट्रीज में गोल्फ साइज के जो है हेल स्टॉर्म्स हुए। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स हैं, और ज़्यादा जो हेल स्टॉर्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नॉर्दर्न सिंध या आपके लिए पंजाब, और पंजाब के भी नॉर्दर्न इलाके, खिता कोटोहार और केपी में इसके ज़्यादा इम्कान। जी, अभी हम अपने स्क्रीन पे शारजा के हेल स्टॉर्म जो है वो दिखा भी रहे हैं। आई मीन बिलीव इट और नॉट, दिस इज शारजा, और हेल स्टॉर्म देखें किस तरह पड़ी है और क्या साइजेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि यूएई और खलीज में भी हमने तूफान देखा है, बारिशें देखी हैं, वहाँ भी ये नॉर्मल पैटर्न है, एक्सपेक्टेड था। खैर बारिशें तो वहाँ बड़ी अब होना स्टार्ट हो गई हैं, बट पर्टिकुलरली अभी जो हो रही हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरह दिस इज रेगुलर, एक्सपेक्टेड? कल भी हुई है। देखिए, ये तो हम काफ़ी अरसे से इस बात की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी कि आपका जो नॉर्मल रेन फॉल का टाइम पीरियड था वो भी शिफ्ट हो रहा है। उसके साथ साथ जो इवेंट्स हैं वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया हुआ है कि जो 2025 था, इसका जो ओवरऑल ग्लोब का टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल एज से तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। लाइकवाइज ये हमारा 7th कंसेक्यूटिव ईयर था जो कि वार्मेस्ट था ऑन कैलेंडर। इसी तरह हमारा जनवरी और फरवरी भी जो है वो वार्मेस्ट जनवरी फरवरी हैं अब तक के। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है और एटमॉस्फेयर में हीट कंटेन होती है और सी सरफेस टेम्परेचर राइज होता है तो ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो कंटेन करती है एयर, तो जिसकी वजह से हमारे जो रेनफॉल के इवेंट्स हैं, ये जो वेदर इवेंट्स होते जा रहे हैं दुनिया भर में, ये इंटेंस होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अभी जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद ज़ाहिर है हम गर्मी में एक्सपेक्ट करते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स अपनी मानसून की बारिशें। इस मरतबा कैसा मानसून आपको पाकिस्तान में नज़र आ रहा है? देखिए, अब तक के एनालिसिस के मुताबिक जो हम पीएमडी है, ये हम जो सीजनल फोरकास्ट करते हैं, जो दुनिया भर में एक असूल राइज है, वो 3 मंथली फोरकास्ट होती है। जैसे अभी हम अगर मार्च में हैं तो हमने मार्च, अप्रैल और मई की फोरकास्ट की है, जिसमें हमें मार्च और अप्रैल काफ़ी हद तक जो है वो वेट नज़र आ रहा है ओवरऑल द कंट्री। लाइकवाइज मिड ऑफ मार्च या मई के 20 डेज भी वेट नज़र आ रहे हैं। ताहम जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम एनसो न्यूट्रल फेज के अंदर हैं और आने वाले टाइम में हमें नजर आ रहा है कि ये अल्नीनो सेट होने जा रहा है, और अल्नीनो भी इस साल लग रहा है कि सुपर अल्नीनो हो जाएगा। सही, सुपर अल्नीनो हो सकता है अभी अंजुम साहब। एंड पता है क्या सर, डिफरेंट सुबह भी हो रही है ना आजकल लोगों की। एक नॉर्मल रूटीन होता है, लोगों ने दफ्तर जाना होता है, फिर बच्चों को उससे पहले स्कूल छोड़ना होता है, और आजकल थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हुआ है, बच्चे ऑनलाइन क्लासों के लिए उठ के नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल है वैसे। और फिर ऑनलाइन वो एक और बड़ा इशू जो हमने आपको समझाया था ना कि घर में अगर 1-2 गैजेट्स हों, बच्चे बहुत हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भी उतने ही होने चाहिए। मतलब ये देखो, अब सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं ना आप लोग, हालांकि और भी बड़े एग्जाम्पल्स टू कनेक्टेड, बट
have as many kids as you can really take care of. अच्छा, पता है क्या, इस मौके पे हमें दोबारा इस सोचने पे, इस मौके ने सोचने पे मजबूर किया है कि हाउ मेनी किड्स शुड यू रियली हैव, मतलब पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जो बात होती है ना, अब हमारे तो दो ही हैं, तो एक को चलें हम कोई टैबलेट पकड़ा देते हैं या एक अपनी अम्मी का फोन ले लेती है और एक ही लैपटॉप है घर में, तो वो बड़ा वाला जो है, यानी बच्चे दो ही होने चाहिए, एक एल नीनो और एक लानीना। हम उस वक्त से ये लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, so we just threw that in, forget it. If somebody has 4 kids or 5 kids or 3 kids, so क्या करते हैं आप लोग, जरा बताइए, क्योंकि जाहिर है यूजुअली एक आधी लैपटॉप होता है या एक भी नहीं होता, so किस तरह वो टेलीफोन अरेंज होते हैं, स्मार्ट क्लासेस एंड ये ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं। प्लीज राइट टू अस एंड टेल अस। अच्छा, अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग ने, बाय द वे आपको बता दें कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको हिलाकर तो रख दिया है, ये तो हमें पता है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक जिनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो पहले ही कमज़ोर थी और उनके लिए बहुत ही संजीदा नौयत के चैलेंजेस सामने आ गए हैं। और हम भी उन्हीं में बाय द वे शामिल है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने मईशत को गहरा धचका पहुंचाया है। तेल की कीमतों में इजाफे ने, आपको पता है, अशियाए खुरोनोश, खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, सबकी कीमतें बढ़ा दी हैं और इस वक्त तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 20% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तशवीशनाक बात यह है कि खत्ते के हालात अभी तक गैर यकीनी का शिकार हैं। आलमी मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की जद में हैं। ईरान जंग से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात इसकी बड़ी वजह भी हैं। कल एक मौके पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% बढ़कर $103 फी बैरल तक पहुँच गई, फिर $97 पर बैरल पर भी देखी गई। और इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत का दावा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अवाम पर बोझ कम से कम डालने की कोशिश हो रही है अभी, और किफ़ायतशारी मुहिम के तहत सरकारी अखराजात में कमी करके अवाम को रिलीफ पहुंचाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक हालात जो है वो जल्द बेहतर ना हुए तो अवाम की माशी मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। अभी इतने मुश्किल हैं तो what can we hope for? Let's talk about this actually. खुर्रम शहजादे हमारे साथ मुशीर हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ारत ख़ज़ाना के मुशीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। ईरान जंग के बारे में अब तक गैर यकीनी हालात हैं और शहरी जो पहले ही इंतहाई महंगा पेट्रोल डीजल वगैरह ले रहे हैं, खदशा है कि मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं, इनफैक्ट बढ़ेंगी। अभी तक तो ज़रा कंटेन करके रखा हुआ है, जिसका भी ज़ाहिर है बाज़ आरा के मुताबिक बुरा ही असर पड़ रहा है मईशत पर। क्या आपको नज़र आ रहा है कीमतें क्या मज़ीद बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी, या आप लोग इसको कंटेन करेंगे, सब्सिडी देंगे जैसे दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो ये कि दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ी हैं, खासकर इस रीजन में, एक जो रेंज है डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत की, वो 30% से उठ के 70% तक, यानी कि पूरी रेंज है 30 से लेकर 70% तक जो है कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान ने 22 से 24% के बीच में डीजल और पेट्रोल की, आप दोनों की बात करें, कीमत बढ़ाई है और फर्स्ट टाइम बढ़ाई थी। प्रोएक्टिव एक डिसीजन था, उस वक्त लिया गया। उसके बाद दो जो चेंजेस आनी थी वो नहीं आई, ये आपको पता है। और उस दौरान जो डीजल और तेल की कीमतें हैं वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। अगर जो है पेट्रोल $77-78 का था, वो आज जो है $130-135 पे है, और जो डीजल है वो $88 से उठ के $200 क्रॉस कर गया पर बैरल। और अगर क्रूड की मैं बात करूं तो हम जो क्रूड लेते हैं वो दुबई और ये यूएई की जो है ना वो स्टैंडर्ड होता है, अरब लाइट, उसकी जो कीमत है वो आज भी $150 के अराउंड है। और जो ब्रेंट, जो दुनिया का बेंचमार्क है, जो हम पे अप्लाई उस तरह से नहीं होता, क्योंकि हम तो यहाँ यूएई से और इस पूरे गल्फ रीजन से जो है वो ऑयल खरीदते हैं। तो यहाँ की जो बेंचमार्क है, जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल जिसे कहते हैं, वो उसकी कीमत तो आज भी जो है वो $150 के पास चल रही है। और जो ब्रेंट है वो $100 से नीचे आया है थोड़ा सा। ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, सदर ट्रंप ने जो कही कि जी हमारी नेगोशिएशंस शुरू हो गई हैं, तो देखें ओवरऑल जो प्राइस इंक्रीज है ना वो हमारा बड़ा लिमिटेड रहा है, बड़ा कैलिब्रेटेड रहा है। आप देखें फिस्कल जो है सस्टेनेबिलिटी और जो पब्लिक की प्रोटेक्शन है, ये दोनों साथ चली हैं। और हमने साथ में, आप देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कंजर्वेशन की तरफ भी फुल फोकस रखा है, ऑस्टेरिटी की तरफ भी फुल फोकस रखा है, और टारगेटेड रिलीव्स और ये सारे ऑप्शंस भी टेबल पे हैं। तो देखें, एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना, प्री प्लान होना और स्ट्रेटजी इन प्लेस होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीमतें जो है लिमिटेड बढ़ाई गई हैं, जो 70 अरब का तकरीबन जो है
जो इम्पैक्ट है, यानी कि कीमतें ना बढ़ा के 2 मरतबा, वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है, अपने खर्चों को कम किया है और एडजस्टमेंट्स किए काफ़ी ज़्यादा, अपनी गाड़ियों को रोका है, पेट्रोल को आधा किया है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा किया है और प्राइवेट सेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जी करें, फॉलो करें। वो कलेक्टिव एफर्ट होगी तब जाके ये जो है वो मसला मैनेज होगा। तो देखिए, ज़्यादा कीमतों का ताल्लुक है, मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया कि कीमतें कितनी बढ़ाई गई हैं और दुनिया में कीमतें कितनी बढ़ी हैं, पाकिस्तान में कितनी बढ़ाई गई हैं। बड़ा जो है एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। गोइंग फॉरवर्ड भी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो ये पहली बार ये कि वॉर जो है खत्म हो जाए। ओके, गॉट इट। खुर्रम साहब, ये भी बताइए, क्योंकि ये बड़ा एक कंसर्न है अवाम में कि इस वक्त पाकिस्तान के पास पेट्रोल के ज़खायर कितने दिनों के लिए हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, ये एक तो ये बता दें। और ये भी बताएं कि मामूल के मुताबिक पाकिस्तान तेल ख़रीद रहा है या कोई और हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी, मैं बिल्कुल आपको ये बताता हूँ, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर के जो है वो सुपरविजन के अंडर और फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है, बड़ा प्रोएक्टिवली जो है मैनेज कर रही है। आप देख रहे होंगे रोज अपडेट्स उसकी आ रही हैं, बड़ा थ्रेड बेयर, बहुत डिटेल में जो है हर चीज़ देखी गई है और डिसीजन फौरन हो रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है आज भी जो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है और फिर जो जेट प्रोपल्शन, ये जो आपके जहाज़ों में फ्यूल यूज़ होता है, ये बहुत अच्छी जो है वो दिनों का स्टॉक है। पहले आपको पता है मार्च का सिक्योर किया, फिर अप्रैल का ऑलमोस्ट सिक्योर हो गया है, फिर आगे की अब बात हो रही है। तो क्रूड हमारे पास जो खाम तेल है वो आ रहा है और अच्छा है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात, यूएई के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात है, जिसपे प्रायोरिटी मिल रही है और सप्लाईज इन प्लेस हैं, सफिशिएंट सप्लाईज है, बल्कि बेहतर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट पहले अगर 24 दिन था तो अब 28 दिन हो गया और अब ये यूं भी हो रहा है कि जो क्रूड खाम तेल आ रहा है वो ऑफकोर्स डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें उससे बनती हैं, तो उसकी जो नंबर ऑफ डेज है वो हमारे यहाँ इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो ये जो तेल की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो 3.5 से 4 हफ्ते हमारे पास ऑलरेडी हैं और इसके अलावा भी आगे का अगर मैं बताऊं तो 3.5 से 4 हफ्ते और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रूड आता है ये भी कन्वर्ट होता है पेट्रोल डीजल में। तो मैं वो बता रहा हूँ कि आज अगर हमारे पास 3.5 से 4 हफ्ते का जो है फ्यूल मौजूद है, आगे भी उसका अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि मजीद ऐड होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, वीक्स ऐड होते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ गुड प्लेस और अच्छी सफिशिएंट स्टॉक जो है इन हैंड है। प्राइसिंग बड़ा मैटर करती है कि प्राइसिंग कहाँ रुकती है जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खुर्रम साहब, पेट्रोल डीजल से पूरी मईशत ज़ाहिर जुड़ी है दुनिया की, हमारी क्या खुदा न खास्ता अगर ये जंग लंबी चलती है तो मुश्किलात का शिकार पूरी दुनिया की तरह हम भी होंगे, लेकिन हमारी मईशत कहाँ खड़ी होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत के पास कोई मौसर प्लान है कि इन माशी खदशात से हमने कैसे निकलना है या इनको कैसे दूर करना है, महंगाई से कैसे निपटना है? आर वी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट और डू वी हैव वर्क डन इन एडवांस? देखिए, 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्राइस में इंक्रीज किया गया, एक रीजनेबल प्राइस में इंक्रीज था, बाकी इंक्रीजेस नहीं दिए। ऑस्टेरिटी यानी कि अपने खर्चे एडजस्ट करके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से लेकर दूसरे एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट करके रिलीफ भी दिया गया है और फिस्कल साइड पे जो है ना वो खर्चों को भी जो है वो कंटेन करने की कोशिश गई है, नंबर 1। सेकेंडली, कंजर्वेशन की बात हुई है, कंजर्वेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है, जिसमें जो है वो कम फ्यूल यूज करना, ट्रैवल कम करना, वर्क फ्रॉम होम से ज़्यादा जो है वो करना, एक वीक का छुट्टी ज़्यादा देना पूरे वीक में। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारी मिलके कंजर्वेशन को जो है वो फॉलो करना। तीसरा, टारगेटेड रिलीफ की भी ऑप्शंस हैं। चौथा ये है कि जी आप जो है किस तरह से ओवरऑल जो है अपनी सप्लाईज को और मैनेज करते हैं। तो सप्लाईज इंप्रूव होती जा रही हैं और साथ साथ ये सारे मेजर्स हैं, तो वी आर होपफुल। इसके अलावा भी सारी चीजें जी डिस्कस हो रही हैं, बट ये 4-5 जो स्टेप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, जिसकी वजह से मिल के ये चैलेंज जो है बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो भी रहा है और इंशाल्लाह होगा। एंड वी आर होपफुल कि जी ये मसला सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ना कोई दुनिया इसको जो अफोर्ड कर सकती है, ना जीसीसी कंट्रीज कर सकते हैं, ना इवन यूएस कर सकता है, कोई भी कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकता कंटिन्यूस वॉर को आज के दौर में। तो वी आर होपफुल कि जी ये सेटल डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह और वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इंशाल्लाह एज अ नेशन। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद मुशीर, वज़ीर ख़जाना। हमें तसल्ली दे रहे थे कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, अब उन्होंने तो तसल्ली दे दी, आप भी कर लें तसल्ली। साथ ही आपको बताएं और भी बड़े इश्यूज होते हैं कनेक्टेड टू दिस ऑन गोइंग वॉर। नाउ अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग ने जहां एविएशन की सनत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है ना, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, वैसे तो हर चीज़ को ही नुकसान पहुंचाया है,
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करने के लिए काफ़ी अभी तगोदो कर रहे थे। इस जंग के बायस क्या हुआ है, इस जंग के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का वो भी स्टूडेंट सामना कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल और गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, जिसके बायस कई तलबा के सेमेस्टर्स ख़तरे में पड़ गए हैं। सो इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। सईद आबदी साहब हैं, सीनियर करियर काउंसलर हैं हमारे साथ मौजूद। आबदी साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है जो बच्चे एडमिशन लेने वाले थे या जिनका हो गया है, जो इन बिटवीन थे, हाउ इज द वर्ल्ड सिचुएशन अफेक्टिंग देम? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, हम आप लोगों का बड़े टाइमली हमेशा जियो जो है टाइमली चीज़ों को लेता है ताकि वक्त से पहले ही हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें, और नेचुरली वो हैं जो उससे गुज़र रहे हैं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि बहुत सारे जो हमारे कंट्रीज़ हैं जहां हमारे बच्चे जाते हैं, जो हमारी स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, उनका बहुत सारा काम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का खुसूसन यूएई और कतर से होता है, जहाँ पर वीज़े लगते हैं और जहाँ से वीज़े प्रोसेस होते हैं। और आपको पता है कि वहाँ पर जो कॉल दी गई उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं वो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है। और यही हाल जो है वो यहाँ का भी रहा कि यहाँ पर भी जो है वो जो एम्बेसी का स्टाफ है वो काफ़ी जो है वो थिन हुआ नेचुरली, और इसलिए उनको जो है वो अब ये देखना पड़ेगा। इवन यूएई में तो जो आईजीएससीज़ के जो ए लेवल ओ लेवल के इम्तिहान होते हैं, जिस तरह कोविड के अंदर अगर आपको याद हो चीज़ें रीशेड्यूल हुई थी, तो वो भी रीशेड्यूल होने के इम्कानात हैं, और बल्कि उसके ऊपर काम भी हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम के उनके मॉक्स होते थे और ये सारा होते थे, और वहाँ भी स्कूल बंद हैं और कई जगह पर तो ऑनलाइन भी नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी उनका जनरली नुकसान हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी को लेके अब्दुल्ला, आपको तो याद होगा पिछले प्रोग्राम में बता रहा था कि इस वक्त हमारे पास जो गोल डेस्टिनेशन हमारी है वो तो यूनाइटेड किंगडम है, और जिस तरह भी चेंजेस आए हैं यूएस में, और उस तरह आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो वीज़ों के लिए और अदरवाइज डेट्स लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक हमारा गोल डेस्टिनेशन था जो काफ़ी तरह से अब इफेक्ट होने जा रहा है, बिकॉज रिसेंटली जो हमारा 2025 का साल ख़त्म हुआ उसके अंदर अकॉर्डिंग टू दी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है दे रिमेन हाईएस्ट ऑन द लिस्ट फॉर असाइलम क्लेमर्स, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए है कि ये वाहिद रूट था ऐसा जिसे बड़ा सेक्रेट समझा जाता था, और इस रूट के ऊपर इतनी ज़्यादा साइलम क्लेम जो है वो नहीं होना चाहिए। हम यूके की बात कर रहे हैं या यूएस की बात कर रहे हैं, या ओवरऑल? वैसे यूके की बात। चूंकि हमारा चूंकि आप कह रहे हैं कि ये सेक्रेट रूट था और वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूके था, एंड बिकॉज ऑफ यू नो सो मेनी ऑफ देम जो कि असाइलम क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने हम पे क्या पाबंदियां लगाई हैं, ज़रा दोबारा बता दीजिएगा। हाउ हैव दे रिव्यूड द पॉलिसी फॉर अस? ऐसा हुआ है अब्दुल्ला के अभी तो उन्होंने 4-5 मुल्क को ना टोटली बैन कर दिया है, जिसके अंदर नेचुरली कैमरून है, सूडान है, अफगानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। और हमारा जो है वो भी जो हमारी होम मिनिस्टर है यूके की, उनसे भी हाउस ऑफ कॉमन में बल्कि सवाल भी हुआ कि जी आपने डिक्लेयर ये किया है कि पाकिस्तान रिमेन्ड द हाईएस्ट साइलम क्लेमर ऑन द स्टूडेंट रूट, जिसे हम स्टूडेंट रूट कहते हैं, उसको वायलेट करते हुए हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लेम्ड साइलम। तो आपने उसको तो नहीं किया बंद, तो शी हैज सेड कि आई हैव डन दिस इन फेजेस, दैट मींस अल्लाह ना करे अगर हम लोगों ने अपना घर ठीक नहीं किया तो ये एक बड़ी डेस्टिनेशन है जो हमसे बड़ी मुंसलिक है और हमारे से अलाइंड है, जहाँ हमारे बच्चे वेरियस यूनिवर्सिटीज में जो कि आबदी साहब आपका कहने का मतलब है या फिर उनके कहने का ये मतलब है कि शायद इन फ्यूचर फिर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट ही ना करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो आबदी साहब वैसे हम पे सारा ब्लेम, मेरी बात सुने, किसी भी मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इन अपॉर्चुनिटीज का गलत फायदा उठाएंगे, बीट पाकिस्तान बीट एनीवेयर एल्स। अब ये यूनिवर्सिटीज का फिल्टरेशन प्रोसेस भी तो कोई मानी रखना चाहिए ना।
मतलब वो भी तो बैकग्राउंड चेक ऐसे करें या एडमिशन इन लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि उन बच्चों के असाइलम क्लेम करने के चांसेस कम हो। हाँ, मतलब वो अपनी फीसें दे रहे हैं और वो अब क्योंकि बैकग्राउंड भी देखें। गली मोहल्ले में भी आपको पता है यूके में स्कूल खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, जिसको देखो एडमिशन मिल जाता है वहां पे। सो दे आल्सो नीड टू उनको अपना घर भी तो ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया। मेरी कोई बड़ी डिटेल्ड अभी बात हुई है कुछ दिन पहले हमारे हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में, बड़ी डिटेल्ड, और उनका ये कहना है कि मीनवाइल वो टेकअप कर रहे हैं कि, और मैंने भी चूँकि आई वर्क वेरी क्लोजली विद स्टेक होल्डर्स हियर द ब्रिटिश एम्बेसी, और जो इनका यहाँ नया यूनिट बना है एंटी ह्यूमन स्मगलिंग का जो इन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर ये लोग देख रहे हैं, उसके अंदर जो सेगमेंटेशन मार्केट की हुई है या जिस तरह हुआ है, उसके अंदर हमने अपनी भी सिफारिशात नेचुरली उसको दी हैं कि ये जो रूट है स्टूडेंट का, इसको आप असाइलम के लिए क्यों खुला रखा हुआ है आपने। बिकॉज बच्चे जो हैं वो एक फीस दे के जाते हैं, एक डिपॉजिट दे के जाते हैं, आप उनका डिपॉजिट भी वापस कर देते हैं, उनको आप वीकली खाना पीना भी देना शुरू कर देते हैं, और उनको असाइलम के लिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जब तक डिसीजन आता है, बच्चा तो गया ना, तो उसने तो क्लेम कर लिया, ठीक है, आपने राइट जो दिया, तो अब चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, और आपने दे दिया। एक तो ये बात है जो कि टेकअप करने वाली, और बकौल हाई कमिश्नर के कि ये आपको पता है कि फिर बहुत ही हाई लेवल पर इसको टेकअप किया जाएगा, वो कहते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना घर भी देखना चाहिए। देखिए, हम इस खित्ते के अब्दुल्ला वाहिद मुल्क हैं जहाँ पर इस बिजनेस का कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। मुझे 32 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। आप किसी चीज की प्राइस मांगे, अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट यहाँ मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिलते हैं। अच्छा, ये इश्यूज जो है आबदी साहब, सॉरी हम आपसे जरा बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी बीच में ले आए कि वहाँ भी इस किस्म के इश्यूज होते हैं विज़ावी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मतलब जर्मनी भी जाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो बहुत जगह जाते हैं अब, और इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उधर, वो अट्रैक्ट भी करते हैं कि यहाँ से लोग जाएँ, तो वहाँ भी ये इश्यूज होते हैं कि जाके असाइलम सीख हो रही होती है। रूल्स इश्यूज तो हुमा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ बनाया हुआ है। उन्होंने पैसे आपसे ले लेने, और जब पैसे, और उनके पास इस तरह असाइलम के रूल्स आसान भी नहीं है, हैं भी लेकिन नहीं, लेकिन उनका कहलाता है ब्लॉक्ड अकाउंट, जहां पर वो आप पैसे जो है ना आपको हर हालत में देने खाने के देने ही पड़ते हैं, फीस आपने पहले ही दे दी होती है। रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ लें तो आपको PR वैसे ही मिलता है। तो हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि देयर आर वेरी लिटिल चांसेस फॉर अ स्टूडेंट टू बी डिस्ट्रैक्टेड और जाके कुछ करे। ये तो यूरोप का है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको भाई अब्दुल्ला, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे भी टेकअप किया था कि हमको एम्बेसडर से बात करनी चाहिए, तो मैंने इस मीनवाइल जो दूसरी एम्बेसीज हैं जो उनसे इंफॉर्मेशन ली, आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुछ मुल्क ऐसे हैं, पर्टिकुलरली स्वीडन, जिसने अभी बहुत सारे एजेंट्स को बैन कर दिया, और वो लोग निकले एक प्रॉक्सी लेके अपने साथ डिफरेंट एजेंट्स के पास, और वहां जाके उन्होंने प्राइजेस पता की। प्राइजेस उनको मिल गई, कोई बैंक स्टेटमेंट बना रहा है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, कोई तीसरे डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो बात ये है कि हम अपने आप को क्यों नहीं रेगुलेट कर सकते? हमारे पास क्या मुश्किल है कि हमारे पास FIA है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, लाइसेंसिंग फॉर दिस के ऐसे हर कोई स्टूडेंट एक्सचेंज का ऑफिस खोल के ना बैठ जाए। देयर शुड बी अ प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इट, देयर शुड बी अ लाइसेंस फॉर इट, और स्टूडेंट्स के अंदर भी आगाही होनी चाहिए। जो आप और हम मिलके यहाँ बैठ के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी अपनी रिसर्च वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुबई जैसी जगह में लिटरली आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते विदाउट लाइसेंस। मतलब इतनी, हालांकि कितनी कुछ सिंपल सी चीज़ है, बट इवन देन तो हमारे यहाँ भी लाइसेंसिंग। जी आबदी साहब, क्लोजिंग। दुबई तो बहुत ही ज्यादा लॉफुल मुल्क है, और है नेपाल जैसी जगह पर, बांग्लादेश जैसी जगह पर अब लाइसेंस है। हर जगह एक लाइसेंस है ताकि पता तो चले आप रजिस्टर्ड हैं। अगर आप हर चीज बेच रहे हैं, आप जैसे कॉलेजेस की बात कर रहे थे अब्दुल्ला, लेवल 4 लेवल 5 की क्वालिफिकेशंस यहाँ बिकती हैं। यहाँ पर अंग्रेजी लैंग्वेज के टेस्ट को मैनेज किया जाता है। मतलब हर चीज तो यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब आप इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी दे देंगे, बहुत शुक्रिया आबदी साहब। आई थिंक आई होप the relevant ministries and may look into this. और वैसे ना we are going to take a break, लेकिन bottom line इसकी ये है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट वहाँ जाए और फिर वहीं का होके रह जाए। He should want to come back also. तो ये भी एक ब्रेन ड्रेन जो है ना हमारा, कि यहाँ से जा रहे हैं स्मार्ट वंस एंड देन दे डोंट वांट टू कम बैक।
इट्स अ टॉल ऑर्डर ऑफ कोर्स, लेकिन होना इसी तरह ही चाहिए। हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 11 की। अच्छा 11 नहीं कह रहे, 11 क्यों कह रहे हैं? 11 बस कह रहे हैं क्योंकि नया दौर है PSL का भी और बहुत सारी नई चीजें हैं। 11 एक और एक 11 होते हैं। अच्छा कल से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है ये एडिशन जो है ना, 11वां एडिशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है और खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी है बिल्कुल। और PSL 11 का एंथम जो है वो तो हमने पिछले घंटे में आपको सुना दिया था, अभी भी कोशिश करेंगे दोबारा सुना दें। वी लाइक इट, वी एक्चुअली लाइक इट। और बता देती हूँ, सॉरी आई कांट स्टे, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। आतिफ असलम हैं, साबरी सिस्टर्स हैं, आयमा बेग हैं एंड अ न्यू वन जिनका नाम है दानिया कंवल। रैपर। So all of them have done a really good job. Very nice. अच्छा, खित्ते के हालात की वजह से शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में जाकर क्रिकेट एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आपको पता ही है। ये मेजर चेंज हुआ है। और PSL की टीमें और खिलाड़ियों के एजाज़ में कल तकरीब हुई, एक डिनर हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी मफादात के तहत किफ़ायतशारी को सामने रखते हुए, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप स्टेडियम शायकीन के लिए खुला रखेंगे, एक तो वो पेट्रोल कंजम्पशन जो शायकीन पहुँचेंगे वहाँ पे, फिर घंटों का ट्रैफिक जैम, फिर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार, फिर वो पुलिस की गाड़ियाँ, मेगा इवेंट होता ही है, तो उसको जरा टोन डाउन करने की कोशिश। तमाम मैचेस अब सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। और चेयरमैन PCB ने शायकीन क्रिकेट से इस पर माजरत भी की। कोरोना के दिनों में भी शायकीन क्रिकेट ने घरों में PSL आपको याद है देखी थी हमने। और हाँ, ज़रूर ये है कि इस बार ब्रॉडकास्ट और प्रोडक्शन के जदीद फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे ताकि शायकीन को बेहतर और ज़्यादा दिलचस्प तजर्बा फराहम किया जा सके। अच्छा, खिलाड़ियों का कहना है कि जो स्पेक्टेटर्स के बगैर जाहिर है वो माहौल ऑब्वियसली नहीं बनेगा, लेकिन अब जो भी है कोशिश होगी कि क्रिकेट जो है वो इंजॉय करें। एंड एक्चुअली द क्रिकेटर्स डू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों। PSL की तैयारी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है और सारे प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न के टॉपर है और बाकी भी जो ओवरसीज़ है तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। क्राउड के बगैर थोड़ा मतलब उसी तरह मतलब इंजॉय नहीं कर सकते एज ए प्लेयर, मगर जो है अब तो हमने एंजॉय करना है। जिस तरह हम लास्ट सीज़न खेले हैं, हम ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे लास्ट सीज़न की देखें तो बहुत ज़बरदस्त थी। हम मतलब पूरा ओवरऑल थ्रू हम देखें तो हम बहुत आराम से फाइनल तक गए थे। एक फ़ाइनल एक ऐसा दिन था, हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हम फाइनल हार गए थे। तो ये है कि उसको हम बुला चुके हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसी तरीके की उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलें और जो ना कोटा ग्लैडिएटर्स को यहाँ पे चैंपियन करें। सो हम भी अब जहनी तौर पे, मेरा ख्याल है अपना माइंड बना, जहनी तौर पर माइंड दो दफ़ा हो गया। हम अपना माइंड बना चुके हैं, जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। क्योंकि बीच में आपको पता है कहीं से ये भी सुना था कि पता नहीं इन हालात में हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन होना हर हालात में होता है। हर हालात में चूंकि हमने हर हालत में और हर हालात में हमने करके दिखा दिया है, इसलिए इन हालात में भी हम करेंगे ही। स्क्रीन देखें, और दीज आर मेगा प्लेयर्स बाय द वे एंड दे आर हियर ऑलरेडी, सो दे डिड big teams, big players, so they are all here और ये मैचेस हो रहे हैं और PSL 11 जो है वो हो रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब कैसे, क्या हाल है आपका? तो भट्टी साहब, हमने कुछ ट्वीक्स हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, लेकिन PSL का आगाज हो रहा है, कल से गाना भी आ गया है। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको ये कैसा आइडिया लगा कि हम और शायद आप भी, हम नहीं जा सकते स्टेडियम में मैचेस देखने, सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी देयर एंड दिस इवेंट इज फॉर TV, ऑब्वियसली मीडिया तो जाएगा, आप भी शायद जाएंगे, लेकिन द इवेंट इज ओनली फॉर टेलीविजन व्यूइंग। देखिए हुमा, जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, इस घंटे के स्टार्ट में खुर्रम शहजाद साहब से जो फ्यूल पर आपकी गुफ्तगू हो रही थी, वो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में हालात का जो तकाजा है टूर्नामेंट का हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बजाय ये कि इस साल टूर्नामेंट ना होता, फिर विंडो नहीं थी, फिर अगले साल आप PSL 12 की तैयारी कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का करवा देना, 2 वेन्यूज पर होना, ये ज्यादा बड़ी सक्सेस है। अब लोग कह रहे हैं कि जी क्राउड के बगैर, आपको याद होगा कोरोना के दिनों में क्राउड के बगैर PSL हुआ, बल्कि कोरोना के दिनों में PSL का जो आखिरी हिस्सा था वो अबू धाबी में जाके कंप्लीट हुआ। तो PSL शायद दुनिया की वाहिद लीग है जो जंग के दिनों में भी मुकम्मल हुई है, कोरोना के दिनों में भी मुकम्मल हुई है। आधा एडिशन हमने दुबई में कराया, अबू धाबी में, शारजा में,
फिर आधा एडिशन हमने पाकिस्तान में करवाया। लेकिन इस टूर्नामेंट का हो जाना, कामयाबी से हो जाना, और देखिए 14 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, श्रीलंका के प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश के हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई कि कॉर्टनी वॉल्श जो पिंडीज के बॉलिंग कोच हैं, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में 70-80 फॉरेनर्स का आ जाना, 8 टीमों का लाहौर में होना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है, हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल में जो हालात है, हाँ, अगर जिस तरह बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाए, जंग रुक जाए, तो हो सकता है कि अच्छा भट्टी साहब फॉर पाकिस्तान एंड दिस शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान कि ये सारे लोग आ रहे हैं डिस्पाइट जो भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है इनका आना। ये बड़ी बात तो है। अब ये बताइएगा भट्टी साहब, हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, आ गए हैं इस दफ़ा, चूंकि 2 नई टीमों का इजाफा हुआ है तो कुछ इधर उधर भी हुए हैं खिलाड़ी, वो नाम जो स्पेसिफिक टीमों के साथ हमेशा से एसोसिएटेड रहते थे, अब उसमें कुछ तब्दीली आई है। सो आप उसका खुलासा हमें दें, कौन किधर है? देखिए, जो बड़ी तब्दीली है कि मोहम्मद रिजवान भी पिछले साल मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे थे, अब मोहम्मद रिजवान पिंडीज की क़यादत कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी चेंजेस है। फिर आप देखें कि 3 ऐसी टीमें हैं जिनमें कराची किंग्स की कप्तानी लास्ट ईयर भी डेविड वार्नर ने की थी, ऑस्ट्रेलिया की, और लेवेशॉन हैदराबाद किंग्समैन जो है उसकी कप्तानी कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ जो है वो उनको भी एक टीम का कप्तान बनाया गया। तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो इस बार टीमों से मूव कर गए। जो सबसे मेन चेंज है कि पिछले साल हमने साइम अयूब को देखा था, साइम अयूब थे पेशावर ज़ल्मी में, इस बार हैदराबाद किंग्समैन में आ गया। और मेरे ख्याल में लेबेशॉन जिन्होंने सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से खेला है, उनको कप्तान हैदराबाद ने बनाया। अगर साइम अयूब को कप्तान बना देते तो पाकिस्तानी का कप्तान होना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर था। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर हैं, जो पीसीबी क्लेम कर रहा था स्टार्ट में, वो सारे के सारे पाकिस्तान आ गए हैं। और सिवाय एक आध प्लेयर जो है उन्होंने पुल आउट किया है, अदरवाइज दुनिया के सारे अच्छे प्लेयर आ गए। लेकिन लाहौर कलंदर्स जो है वो मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट ईयर की दोनों फाइनलिस्ट हैं, ये दोनों टीमें अभी भी बैलेंस नजर आ रही हैं। और लग रहा है कि अगर इनके साथ कोई बड़ा मामला ना रहा तो यही 2 टीमें अभी तक काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल पीएसएल का हो जाना अच्छा। अब्दुल्ला, लोग कहते हैं कि जी क्राउड के ना आने से ठीक है, वो एक फ्लेवर होता है जिसकी वजह से ज़ाहिर माहौल नहीं बन पाता। लेकिन टोटल जो रेवेन्यू है ना पीएसएल का, उसका सिर्फ 5% जो है वो गेट मनी से आता है। और दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या फॉरेन लीग्स होती है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम टेलीविजन राइट्स होते हैं। तो कल पीएसएल वो बात तो सही है भट्टी साहब, रेवेन्यू को अगर निकाल भी दे, मतलब वो जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, शायकीन आते हैं, उनका एक इट्स अ ट्रीट फॉर देम, तो वो मज़ा जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा उनकी साइड से, पीपल वोंट बी एबल टू गो। और दूसरी बात, क्योंकि वेन्यूज़ कम हो गए हैं, तो इस बार हम बड़े एक्साइटेड थे कि पेशावर इज ऑल्सो यू नो फैसलाबाद, पेशावर, ये नए वेन्यूज़ थे एंड वी वर वेरी हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ दोज सिटीज़, जो कि ऑब्वियसली अब ज़रा डिप्राइव हो जाएंगे, टीवी पे ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर पिंडी एक ऐसा हमारा वेन्यू था, जो लाहौर और पिंडी ऐसे वेन्यू थे जो हाउसफुल होते थे। तो इस बार पिंडी में भी मैच नहीं है, लेकिन कराचीआइट्स को शिकवा रहा है पिछले दिनों पीसीबी से। लेकिन अब 22 मैच कराची में हो रहे हैं, 22 लाहौर में हो रहे हैं, एक क्वालिफायर भी कराची में है। और हुमार अब्दुल्ला, अब जून से ना नेशनल स्टेडियम कराची में एक बहुत बड़े पैमाने पे रेनोवेशन स्टार्ट हो रही है नेशनल स्टेडियम की। सिवाय आप लोग तो उस दिन सेरेमनी में मौजूद थे, आमने सामने की जो 2 बिल्डिंग्स है वो रह जाएंगी। दाएं बाएं जितने स्टैंड्स हैं उनको गिराकर दिसंबर या जनवरी में हम नेशनल स्टेडियम को बिल्कुल कज़ाफी स्टेडियम की शक्ल का एक बड़ा जबरदस्त स्टेडियम देखेंगे। और उसमें वो जो फेंसिंग है वो भी खत्म हो जाएंगी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में जो खंदकें बनाई गई थी, यहाँ पे खंदकें बना के एक बिल्कुल हम कह सकेंगे कि वाकई वर्ल्ड स्टैंडर्ड का नेशनल स्टेडियम कराची होगा। तो
कराचीइट्स को अब आकर फिर जब स्टेडियम एक नई शक्ल में आएगा तो इस बार पीएसएल को तो वो देख नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होगी भट्टी साहब, स्टेडियम के अंदर तो चैलेंजेस ओवरकम कर लेंगे, स्टेडियम के बाहर जो चैलेंजिंग सूरत हाल बनती है ना, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्टेडियम, जाहिर है कराची अब ये बिल्कुल ही सेंटर के भी सेंटर में आ चुका है। पहले जिस जमाने में बना होगा उस जमाने में शायद बाहर ही समझा जाता होगा, बट वो चैलेंज रहेगा। द चैलेंज इज यू नो द स्टेडियम का जाहिर एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, लेकिन स्टेडियम तक पहुंचने का एक्सपीरियंस तो पता नहीं कैसे ही बेहतर होगा। बिल्कुल, ये वाकई बहुत टफ एक चैलेंज है। हम और आप तो देखें थोड़ा सा हमें एडवांटेज है कि हम करीब गाड़ी पार्क करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन आम लोग जब लेट नाइट 11-12 बजे मैच खत्म होते हैं, दूर दूर तक बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, फैमिलीज के साथ लूट मार का भी खदशा होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अब उनके पास क्योंकि एक अपनी बसेस का फ्लीट है, तो मुराद अली शाह साहब अगर सुन रहे हैं तो अगर कराची में क्राउड के साथ जब मैचेस होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी उसमें थोड़े से पब्लिक को फैसिलिटेट करे। मुझे याद है जब पीएसएल लाहौर में हुआ था तो पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री बसेस चलाई थी जो कजाफी स्टेडियम की गेट्स में लोगों को उतार रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आगे आए और अपने लोगों को इसमें फैसिलिटेट करे। और ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो हो ही जाएगा। चले वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट क्योंकि शायकीन जा भी नहीं रहे और उस तरह वो नहीं होगा, बट होपफुली ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल इन फ्यूचर करना होगा। राइवलरीज की बात करें, मतलब एक कराची लाहौर राइवलरी तो हम सुनते ही आए हैं, वैसे ही इंजॉय करते हैं क्या राइवलरी होनी है, लेकिन क्या इस्लामाबाद की अलहदा टीम है, रावलपिंडी की अलहदा टीम है, उनकी राइवलरी, या फिर कराची और हैदराबाद की राइवलरी, या फिर लाहौर और सियालकोट की? मतलब अब ऑप्शंस बड़ी हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है? देखिए, राइवलरीज तो रही हैं और राइवलरी रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में कराची लाहौर की जो राइवलरी है शायद वो पिंडी इस्लामाबाद की इतनी बड़ी राइवलरी नहीं होगी, और पेशावर और पिंडी की राइवलरी आप कह सकते हैं। अच्छा। कि पेशावर की टीम जी मेरे ख्याल में उनमें भी माजी में काफी कांटेदार मैचेस हुए हैं। आप देखें कि पेशावर की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, पिंडीज जो हैं उनके कप्तान स्टीव स्मिथ हैं, तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये जो पाकिस्तान को रिसेंटली T20 में किसी ने रिप्रेजेंट किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन अब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अब्दुल्ला और हुमा, इनका भी फ्यूचर डिसाइड होगा कि क्या ये T20 में पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी जो अपकमिंग यंगस्टर हैं, जिसमें समीर मिनहास हैं, अब्दुल सुभान है, अली रजा हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, साद मसूद है, इनको हम एक्शन में देखेंगे। तो ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। अगर कोई बाबर आजम को कल रिप्लेस करेगा तो वो कौन होगा? तो मेरे ख्याल में ये नौजवानों के लिए भी बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि स्टीव स्मिथ, लेवेशॉन और बड़े नाम उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनके तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। बिल्कुल भट्टी साहब, and not to forget that this is serving as an opportunity to a lot of Pakistani players to become a part of the national team as well. मतलब ये मौका है ना उनके लिए भी to really shine and show their best talent. देखिए, शाहीन शाह अफरीदी आज पाकिस्तान के वनडे कप्तान हैं। आपको याद होगा 2017 में पहली बार लाहौर कलंदर से खेले थे। साइम अयूब, हमने 4-5 साल पहले साइम अयूब को देखा, आज वो दुनिया के बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर शुमार होते हैं। फिर सऊद शकील जो पाकिस्तान के T20 क्रिकेट थे, लेकिन उनकी कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले साल PSL का फाइनल खेला। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स भी टीमों के लिए इसलिए चैलेंजिंग टीम हो सकती है कि उनके पास एक तो उस्मान तारिक की शक्ल में एक बड़ा जबरदस्त स्पिनर है, फिर उनके पास एक और स्पिनर अबरार अहमद है, तो दो जबरदस्त स्पिनर है। फिर रायली रोसो, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शामिल है। रायली रोसो T20 क्रिकेट के बड़े डायनेमिक किस्म के मैच विनर हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी बैलेंस टीमें, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले टीमों को देखा था, तो बड़ी बैलेंस टीमें हैं
यंगस्टर भी अच्छे हैं, फॉरेनर्स जी भी बहुत बिल्कुल। अच्छे और हैं, हम जहाँ अपने नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं, वहाँ PSL दीगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी ये मौका फराहम करता है कि वो अपना टैलेंट अपने बोर्ड्स को दिखाएं और उनकी अपनी टीमों में जगह बन सके। जैसे कि हैरी ब्रूक की मिसाल हमारे सामने है। मतलब यू नो ही परफॉर्म्ड इन PSL एंड देन इट हेल्प्ड हिम पेव हिज वे टू हिज नेशनल टीम एज वेल। बट साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, वैसे तो स्पेक्टेटर्स वगैरह कोई अलाउड नहीं होगा वहाँ, बट हम कोशिश करेंगे कि हम डंडी मार लें थोड़ी सी। मतलब आप लोगों के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है ना, तो दिस इज ऑल फॉर यू। हम कारपूल करके जाएंगे और कम स्पीड पे चलाएंगे, वो सारा एहतमाम कर लेंगे। हम एहतमाम करके विल ट्राई वन ऑफ द मैचेस। जी, अमेरिका और इसराइल की आपको पता है जंग चल रही है। ईरान के खिलाफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी कशीदगी को बड़ी हद तक पसे पुष्ट में डाल दिया है। आलमी हालात ने, दुनिया के हालात ने, खित्ते के हालात ने, यहाँ तक कि 23 मार्च को इमरान खान का पिम्स अस्पताल में आंख का प्रोसीजर भी मामूल की खबर से बन गया, जो पहले हर वक्त डिस्कस हुआ करता था। बानी PTI की बहनों ने कल इमरान खान से अडियाला में मुलाकात की कोशिश की, लेकिन अगेन नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी की अलबत्ता इमरान खान से कल मुलाकात करवा दी गई है। टेलीफोन पे बात हुई थी बच्चों की इनसे ईद पे। और मुलाकात ना होने पर अलीमा खान काफ़ी मायूस ऑब्वियसली दिखाई दी। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI की आंख का बर वक्त इलाज इसलिए नहीं करवाया कि इमरान को डील करने पर मजबूर किया जा रहा था, ये उनका कहना था। सुन लें। ये ईद का मौका गुजर गया है, तो उससे तो हमें तो इजाज़त नहीं मुलाकात करने की फैमिली को। आज तो इजाज़त देते थे कि ये करें या ना करें, हम तो यहाँ के बैठेंगे। हमें तो सुबह पता चला, ये सोशल मीडिया से और ये अखबार में नहीं पता चला, किसी ने वो स्टेटमेंट आई हुई थी। देखें, ये नहीं बताते फैमिली को, इनका काम है बताना, और ये बताए बगैर ले जाते हैं रात को। और ये भी इलीगल काम कर रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? अब वक्त आ गया कि लोग इमरान खान को बाहर निकालें। हम कह रहे हैं कि अब निकालो। ये क्या इनके इरादे नहीं है इमरान खान को निकालने की? आप 3.25 साल किसी को जेल में रख के क्या मैं आपसे डील करना चाहता हूँ? ये इनको यही नहीं समझ आ रही कि उन्होंने उसकी आंख ज़ाया करने की कोशिश की, जान के डर के मारे इमरान खान कहेगा मेरे से डील कर लो। तहरीक इंसाफ ने आपको बता दें कि रमज़ान से पहले ऐलान किया था कि ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। वो एक फोर्स पे बननी थी, रिहाई फोर्स बननी थी, आपको याद है? वो तो बन रही होगी, बनी थी का क्या मतलब है? अभी भी हो सकता है हो रही हो। तो वजीर आला ने बाकायदा ऐलान किया था रिहाई फोर्स का। बिल्कुल, रिहाई फोर्स का उन्होंने ऐलान किया था। और इस वक्त उस वक्त तक मगर पार्टी के अंदर फिलहाल कोई बड़ी तैयारी नहीं है। That's what you were saying. हाँ। okay. कई पार्टी रहनुमा तो रिहाई फोर्स के ही हक में नहीं थे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना था कि सुहेल आफरीदी का ऐलान अपनी जगह, लेकिन रिहाई के लिए तहरीक चलाने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है ना मौजूद, और उसी के तहत तहरीक भी ना सिर्फ ये रिहाई फोर्स ने करना क्या था, मतलब क्या उनका रोल होना था रिहाई के लिए, क्या कर रहे हैं? जस्ट रिमाइंडर, सलमान राजा ने क्या कहा था। ओके, देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने एक रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया है। खान साहब ने इख्तियारात इस हवाले से अजगज़ई साहब अलामा नासिर को दिए हैं। हमारी उनसे रोज़ की मुलाकात है, गुफ्तगू है। तो तमाम लाए अमल जो है हमने फरासत से तय करना है। इन लीडरान जिनको खान साहब का एतमाद हासिल है, उनकी रहनुमाई में करना है, तो ये होगा। देखिए, तहरीक और मूवमेंट से जो आपके जहनों में एक नक्शा बैठा है कि एक आखिरी दिन होगा जब लोग किसी एक मखसूस चौक की जानिब आएंगे, तो वो सिर्फ तहरीक नहीं है। तहरीक एक मुल्कगीर अमल का नाम है, एक हमाजहती अमल का नाम है। वो जहनी सतह पे है, फ़िक्री सतह पे है, सड़कों की सतह पे है, हर सतह पे है। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये अमल जो है पूरे मुल्क में राइज होगा। एक तरफ आपको पता है हमारा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, जंगी हालात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें ये मामलात भी हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जी हमारे साथ हैं, शबीर डार हमारे साथ हैं। शबीर, बताइएगा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की कल मुलाकात करा दी गई है, लेकिन PTI के वुकला और इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे नहीं मिलने दिया गया। तो ईद का मौका था, क्या हो जाता अगर हुकूमत थोड़ा लचक का मुजाहरा करती और ज़रा हमदर्दी का मुजाहरा करती और मिलवा देती इनको? तो हुकूमत का आखिर मौक़िफ़ क्या था इस बारे में, क्यों नहीं मिलाया?
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ईद का मौका था, अगर मुलाकात करा दी जाती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि मुलाकातें तो पहले भी होती रही हैं और इमरान खान साहब से उनके वकला, लीडरशिप और फैमिली भी मिलती रही है। जब अडियाला जेल में ट्रायल चल रहे थे तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में मिलते रहे हैं। अली मीर गंडापुर साहब की तवील मुलाकातें रही है इमरान खान साहब से। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकातें बंद करके हुकूमत के लिए कोई अच्छा तासुर कायम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की, उनकी एहलिया की जेल मैनुअल के मुताबिक मुसलसल हर हफ्ते मुलाकात होती है और मुलाकातें न कराने के पीछे जो वजूहात हैं वो उसमें हमें अडियाला जेल इंतज़ामिया और हुकूमत एक पेज पे नज़र आ रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मुलाकातें कराने में कोई रुकावट नहीं है, अलबत्ता जो लोग मिलते हैं उसके बाद जो जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू होती है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इदारों पर तनकीद की जाती है, ये काबिल कबूल नहीं है और ये जेल मैनुअल और जेल रूल्स के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। तो इसी तरह जो सलमान अकरम राजा साहब है, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से करीबन 7-8 माह कबल एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम जेल के बाहर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे मुलाकात के बाद। कुछ दिन उस पर इम्प्लीमेंट होता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा जो है वहाँ पे मीडिया टॉक शुरू हुई और वही उसी किस्म की सियासी गुफ्तगू शुरू हुई। इसी तरह जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उनकी भी मुलाकात जो रिस्टोर हुई थी, उनकी 2-3 हफ्ते कबल मुतवातर 2-4 हफ्ते मुलाकात हुई है। उसके पीछे भी यही रीज़न थी कि वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करती, मीडिया इंटरेक्शन नहीं करते, लिहाजा उनकी मुलाकात रिस्टोर हुई थी। लेकिन एक वजह उसकी ये बनी है क्योंकि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भुट्टो, वो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं और हर मुलाकात के बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से बयानात जारी करना शुरू कर दिए और इमरान खान साहब की मुतासरा आँख के हवाले से तशवीश का इजहार किया। हालांकि वो इमरान खान साहब की आँख, मुतासरा आँख के तक ही महदूद रही हैं, लेकिन वो एक वजह बनी है जिसकी वजह से जो है उनकी मुलाकातें भी अब 2-3 हफ्तों से बंद है। अच्छा डार साहब, अब इमरान खान साहब की आँख का मामला भी चल ही रहा है, उन्हें तीसरा इंजेक्शन लगाया गया है। PTI का एतराज़ ये है कि फैमिली को बताया जाना चाहिए और बताया जाना भी चाहिए। इस बार भी हुकूमत ने क्या बिल्कुल लाइन रखा फैमिली को, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा फैमिली मेंबर भी साथ हो और ज़ाती मौलिज भी साथ हों। हाउ डिड दिस हैपन दिस टाइम? देखें, इमरान खान साहब की मुतासरा आँख के इलाज के हवाले से हमारी कल बात हुई सलमान अकरम राजा साहब से भी, अलीमा खान साहिबा से भी, नौरीन रियाजी साहिबा से भी। कल मुलाकात का दिन था, वो सारे लोग आए थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने हमें बताया कि जो तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए मुंतकिल किया गया था, इस हवाले से ना ही पार्टी के साथ कोई रब्ता किया गया और ना ही फैमिली को आगाह किया गया। इसी तरह अलीमा खान ने भी इस बात का गिला किया कि उन्हें पता नहीं कि क्या इलाज हो रहा है और कौन से डॉक्टर्स वहाँ होते हैं, तो हमें किसी ने बताया नहीं और हुकूमत छुप छुपा के इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करती है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है और वापस उनको अडियाला जेल लाया जाता है। लेकिन अहम बात यह है, कल अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू जी बिल्कुल हमने सुना दिया था। थैंक यू शबीर फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। वैसे करा देते मुलाकात, और खासतौर पे अगर अस्पताल जा ही रहे थे तो वहाँ भी। अच्छा जी, हम इस पे कल बाकी बात कर लेंगे। अभी टाइम इज अप एंड वी गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।